हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। दिस इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर। नीनूज लंच, नीनू का भोजन। आज नीनू अपनी पसंद का खाना खा रही थी। नीनूज फेवरेट लंच इज बॉइल्ड राइस, स्क्वैश, pumpkins, beans and meat. So it is the favorite food of the Ninu. Her grandmother grows the Spanish pumpkin, squash pumpkin and beans in the little fruit and veg garden at the back of her house. जो उसकी ग्रैंड मदर हैं, जो उसकी दादी हैं, नानी हैं, जो भी हैं, अपने घर के पीछे ही छोटे से बगीचे में ये सारी चीज़ें वो उगाती हैं। सो शी वॉज थिंकिंग दैट द फूड वॉज टू डिफरेंट वैन वी वेंट ऑन द पिकनिक टू मध्य प्रदेश। आई वंडर वाई द फूड देयर वॉज हॉटर एंड स्पाइसर दैन वट ग्रैंड मा मेक्स हर हियर फॉर मी। वो कुछ समय पहले अपने स्कूल की तरफ से ट्रिप पर गई थी मध्य प्रदेश में। तो वहाँ के खाने की जब उसको याद आई तो उसको याद आई कि वो कितना स्पाइसी था, कितना मसालेदार था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों था, वहाँ पर इतना स्पाइसी फूड क्यों बनता है। वेराइटीज़ ऑफ फूड, विभिन्न प्रकार के भोजन। Today most of our food such as fruit, vegetables, grain, milk and meat comes from plants that are grown and animals that are reared. आज ज़्यादातर हिस्सा जो भी हम खाते हैं वो उगाया जाता है या फिर जो पशु हम पालते हैं हमको उनसे मिलता है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रोन इन डिफरेंट क्लाइमेट्स। राइस फॉर एग्जांपल नीड्स मोर वाटर दैन wheat and barley do. अलग अलग जगहों पर अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं क्योंकि अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम देखते हैं कि गेहूँ, जहाँ धान के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, गेहूँ और जौ की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं और यही नहीं, विशेष पशु भी जो है कुछ विशेष जलवायु में ही रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना या में भेड़ या बकरी अधिक जो है सहजतापूर्वक रह लेते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं रह पाते हैं, वो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, खेती और पशुपालन की शुरुआत। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज्ड एज फूड चेंज विद चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे हैं। लोगों का ध्यान कुछ बातों की और गया होगा, जैसे खाने योग्य वेजिटेशंस कहाँ कहाँ मिलती हैं, कैसे अपनी डंठल से वो टूटकर गिर जाते हैं, गिरे हुए बीजों में कैसे वो स्प्राउटेड हो जाते हैं, फिर उनसे कैसे प्लांट्स निकलते हैं। इसी तरह उन्होंने पौधों को देखभाल करनी शुरू की होगी, चिड़ियों और जानवरों से अपने पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वो ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। और इसी तरीके से धीरे धीरे वो फार्मर्स बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, इन सब को भी जो है भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी जो है वो पालने लगे, अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर ये जानवर जो है घास खाते थे। अक्सर लोग इन अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह से धीरे धीरे वो पशुपालक यानी कि हर्डर्स बन गए। डोमेस्टिकेशन यानी कि बसने की प्रक्रिया। ऑलमोस्ट ऑल द लैंड इन एंशिएंट अर्थ वाज कवर्ड इन फॉरेस्ट, so most plants and animals were originally wild in nature.
but as humans become more powerful, they started keeping some wild plants and animals such as the wolf. तो धीरे धीरे उन्होंने पौधों और जानवरों का चयन किया जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनके मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। Over many years and generations, these plants and animals changed. They became used to eating and living with humans, and we say that they were domesticated or changed and adopted to live better with and around humans. This explains the differences between the teeth of wolves and dogs. People select these plants that are strong and useful. They also select plants that give large size grain or fruit and have strong stalks that can take their weight. Seeds from such good plants are collected and sown to get some good qualities or quantities in more new plants. Amongst animals, those that are more genetic or selected are selected for breeding. So the slow and gradual process of domestication took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago, and almost all the plants and animals food that we use as food today are results of domestication. Some of the earlier plants to be domesticated were wheat and barley, and the earliest domesticated animals include sheep and goat. A new way of life. फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फार्मिंग, एक नवीन जीवन शैली। अब हंटिंग गैदरिंग यानी आखेटन और संग्रहण से अब जो मानव था वो फार्मर यानी कि किसान बन गया था। सो कैसे? इफ़ यू प्लांट अ सीड, you know it takes time to grow. It could be days, weeks, months, or in some cases years. When people begin growing plants, it means that they had to stay in some place for a long time to look after the plant, because watering, weeding and driving away animals and birds is most important till the grain ripen, and then the grain had to be used carefully. Grain could be stored to months for both food and seed, but people had to think of ways of storing it. In many areas they began making large pots or grow baskets or dug pits into the ground to store the grain. And in some areas अनाज को भोजन और बीज के दोनों ही रूपों में बचा कर रखना ज़रूरी था, और इसके लिए भंडारण की बात सोचनी पड़ी. And the people before these early farmers, the hunter-gatherers, did not need to make pots, because they did not store what they hunted or collected. It was all usually eaten up within days. This is now how historians know about the earliest clay pots they find were used by the earliest settled farmer. Yes. Storing animals, जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार. Seeds and dry fruits can be kept or stored for months or years, but storing animals is a different thing altogether. हमने देखा कि क्या कहते हैं उसे, जानवरों को मतलब हम बीजों को, भोजन को संभाल के रख सकते हैं, मगर जानवरों को कैसे हम स्टोर करके रखें ये थोड़ा सा अलग है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे गिव मिल्क, wool and eggs, which are all important sources of food. In other words, we can say that animals that are reared can be used as a continuous supply or store of food. If you think about it, you will realize how many wonderful things and services we get from so many different animals. Finding about the first farmers and एनिमल हर्डर्स, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में आइए अब हम देखते हैं.
Archaeologists have found evidences of early farmers and herders all over the subcontinent. Some of the most important ones of them are in the northwest in present-day Kashmir and in east and south India. To find out whether their sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidences of remains of plants and bones of dead animals. वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के जो बोन्स होते हैं उनके सैंपल्स की स्टडी करते हैं। और इनमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जले हुए अनाज के दानों की रिमेन्स भी हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझ करके जलाए गए होंगे। साइंटिस्ट इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इस सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। सेटलिंग डाउन, स्थायी जीवन की ओर। Archaeologists have found remains of the earliest huts and houses in Burzhom in today's Kashmir. People built pitch houses which were dug into the ground and had stairs leading to them. तो उन्हें कश्मीर के एक जगह है बुर्ज़होम, वहाँ पे गड्ढे के नीचे घर बने हुए मिले हैं जिन्हें गर्तवास या फिर पिच हाउसेस कहा जाता था। पिच हाउसेस या फिर गर्तवास, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। पीपल कुड हैव लिव्ड इन द अंडरग्राउंड रूम्स बिकॉज दे प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन एंड कोल्ड एंड दे कुड हैव आल्सो यूज दैम टू स्टोर फूड एंड अदर थिंग्स। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। कुछ ऐसे भी घर मिले हैं जहाँ पर उन्हें दोनों ही जगह खाना बनाने के निशान मिले हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। तो ऐसा लगता है कि शायद मौसम के हिसाब से वो घर के अंदर या घर के बाहर खाना बनाने का काम करते रहे होंगे। नाउ हियर यू कैन सी सम पॉट्स एंड टूल्स। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं इस तरीके के। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इनको नवपाषाण युग नियोलिथिक एज के पत्थर, नियोलिथिक एज के स्टोन्स कहा जाता है। इनमें वो औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग हम अनाज पीसने के लिए करते हैं। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इन पर डेकोरेशंस भी मिला है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता रहा होगा। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करते रहे होंगे और इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे और उनसे सूत निकाला जाता था। आपको क्या लगता है, क्या ये चेंजेस अपने आप आए होंगे, एक साथ आ गए होंगे? नेचुरली एवरीथिंग डिडंट चेंज एवरीवेयर एट ऑल द सेम टाइम, ऑल एट द सेम टाइम। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कहीं जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं कुछ हज़ारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। In many cases, people try to mix their activities doing different things in different seasons before finally becoming farmers and settling down. Other customs and practices. अन्य रीति रिवाज। Many of the earliest farmers and herders lived in groups. They are called tribes, यानी जनजाति। Usually 2 to 3 generations live together in small settlement or village. Most families are related to one another and groups of such families together made the tribe. ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर
जनजाति का निर्माण करते हैं। So there are many tribes all over the world even today. Members of a tribe do work such as hunting, gathering, farming, herding and fishing. Usually women do most of the agricultural work, including preparing the ground, sowing seeds, looking after the growing plants and harvesting grain. Children often look after plants. बच्चों के लिए काम होता होगा कि वो पौधों को देखें, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जानवरों की सफाई, दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते रहे होंगे, और उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बनाने, औजार और झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होती है। Some men are regarded as leaders. They may be old and experienced, or young brave warriors are prized. Old women are also respected for their wisdom and experience. जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती हैं। इसमें उनकी लैंग्वेज, म्यूज़िक, स्टोरीज, पेंटिंग सभी शामिल हैं, और उनके अपने देवी देवता भी होते हैं। ज़मीन, जंगल, घास के मैदान और पानी पूरे फैमिली की प्रॉपर्टी मानी जाती है, पूरे ट्राइबल फैमिली की, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई भी अंतर नहीं होता है। इसलिए जो ट्राइबल सोसाइटी है वो अन्य सोसाइटी से हमेशा डिफरेंट होती है। लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। The site of the ancient village of Mehergarh in the northwest of the Indian subcontinent is located in fertile plain near the Bolan Pass, one of the most important routes to Iran. Mehergarh was probably one of the places where women and men learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. And Mehergarh is one of the earliest villages that we know about. Archaeologists who excavated this site found evidences of many kinds of animal bones from the earliest, bottom and most levels. These include bones of wild animals such as the deer and pig. In later or higher levels, they found more bones of sheep and goat, and in still later levels, cattle, bones, and most common suggesting that this was the animals that was generally kept by the people of Mehergarh after they had started settling down. मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घर मिले हैं, और हर घर में 4 या फिर उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें हो सकता है कुछ रूम्स को वो स्टोरेज के रूप में यूज़ करते रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वहाँ पर जो ग्रेव्स मिली हैं, जो कब्र मिली हैं, हमने उन कब्रों में देखा है कि कब्रों में मृतकों के साथ उनका भी कुछ सामान रखा जाता रहा होगा। और मेहरगढ़ में ऐसी बहुत सी कब्रें मिली हैं, और एक कब्र में तो एक डेड बॉडी के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। हो सकता है कि वो उसकी फेवरेट गॉट रही हो, या फिर उसे मीट खाना पसंद रहता हो। तो ऐसे में जब लोग मर जाते थे तो उनकी ग्रेव्स में उनके साथ उनकी फेवरेट चीज़ों को भी दफना दिया जाता था। यस, यहाँ पर हम डिफरेंट लेवल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग 1, 2, 3, 4 जो दिखाई दे रहा है। जब आर्कियोलॉजिस्ट किसी चीज़ की खुदाई करते, किसी जगह की खुदाई करते हैं, तो वो कैसे समझते हैं कि कौन सा लेवल पहला था और कौन सा बाद में। तो यहाँ पर हम इस फिगर को देखेंगे। देखो, आपको 1, 2, 3, 4 जो फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहाँ पे घर नहीं बनाते। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घर के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची हो जाती है। फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक माउंट, टीला जैसा बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर, यानी कि ये वाला स्तर सबसे पुराना होता है, और उसके बाद के जो स्तर होते हैं उसके बाद आए होते हैं। यही ऊपरी और निचली तहें, यही हायर और लोअर लेवल जो हैं, अलग अलग लेवल्स डिसाइड करती हैं।
सो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पर एक चीज़ रह गई है, उसको भी हम थोड़ा सा क्लियर कर दें। दाओजिली हेडिंग के बारे में। दाओजिली हेडिंग ये पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र की घाटी के एक पहाड़ी पर। यहाँ पर मोरल और पेस्टल जैसे बहुत से टूल्स मिले हैं, जहाँ जिसको लोग यूज़ करते रहे होंगे अपना खाना बनाने के लिए। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन उगाते थे। साथ ही यहाँ पर ज़ेजाइट नाम का स्टोन मिला है और ये स्टोन्स चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत ही प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। तो बच्चों, दैट्स ऑल योर चैप्टर। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।